ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बात हिमाचल प्रदेश की राजनीति के उन दो चमकते सितारों की जिनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ रही है। अब आप कहेंगे कि ये दो कौन सितारे हैं जिनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ रही है, तो मैं आपको इशारा दे देता हूं। राज खोलने से पहले आपको बता देता हूं कि ये दो अलग अलग राजनीतिक घरानों का प्रतिनिधित्व करते हुए हिमाचल प्रदेश की दो मुख्य पार्टियों के सितारे हैं। अब आपको समझ आया मैं किन की बात कर रहा हूं? नहीं आया तो थोड़ा सा और आपको बता देता हूं। एक सितारा जो है वो पूरे देश में युवाओं का प्रेरणा स्रोत है, वहीं दूसरा सितारा हिमाचल प्रदेश के युवाओं की रग रग में खून बनकर दौड़ता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के युवा जिसे अपना आइडल, अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। दोनों एक दूसरे से कहीं भी कम नहीं है, लेकिन दोनों ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक अलग स्थान रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उन चमकते हुए सितारों को थोड़ा ग्रहण लग रहा है, उनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं और आज हम इस कार्यक्रम में उनकी चर्चा करें। तो अब ज्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए आइए मैं आपको बताता हूं कौन है वो सितारे और उनकी चमक क्यों फीकी पड़ रही है और राजनीतिक पंडित ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में उनको राजनीतिक वनवास तक झेलना पड़े। तो उन दो सितारों के नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के अनुराग सिंह ठाकुर। वहीं दूसरा नाम है विक्रमादित्य सिंह, एक भाजपा का सिपाही तो दूसरा कांग्रेस का कर्मठ नेता। लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में ऐसे हालात बन रहे हैं कि उनका नेपथ्य में जाना तय लग रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो उनको राजनीतिक वनवास हो सकता है और इसीलिए हम आज के कार्यक्रम में उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाजपा के चमकते हुए सितारे अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर नाम तो सुना ही होगा ना आपने? जी हां, पूरे देश में कहीं भी आप अनुराग ठाकुर का नाम लेंगे, अनुराग सिंह ठाकुर का नाम लेंगे तो अनुराग ठाकुर को पहचानने में पूरे देश में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी का वो युवा नेतृत्व, युवा चमकता हुआ सितारा जो पहले मोदी मंत्री मंडल में राज्य मंत्री बनते हैं और उसके बाद दूसरी बार जब मोदी सत्ता में आते हैं तो उनकी प्रमोशन कर, उनकी पदोन्नति कर, उनको राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। नरेंद्र मोदी उनको केंद्रीय मंत्री बना देते हैं, यानी कि उनके पद का भी इजाफा होता है और उनके कद का भी इजाफा होता है। और कहने वाले तो इतना तक कहते हैं कि वो पिछली मोदी मंत्रिमंडल में या मोदी सरकार में 5 मुख्य सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक थी। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि इस बार जब मोदी सरकार आई, या यूं कहें कि एनडीए की सरकार आई, तो उनका पत्ता मंत्रिमंडल से तो कटा ही, साथ ही उनको राजनीतिक वनवास का भी सामना करना पड़ा। इसकी बात करते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर के बारे में आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। 24 अक्टूबर सन 1974 को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के घर जन्मे अनुराग ठाकुर अपने परिवार में या अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र हैं। शुरू ही उनका राजनीतिक जीवन शुरू ही इस तरीके से हुआ कि उन्होंने कदम दर कदम सीढ़ियां जो चढ़ी वो शुरुआत में तो अपने पिता के आशीर्वाद से चढ़ी, लेकिन उसके बाद उन्होंने राजनीति में अपना वो मुकाम हासिल किया जो शायद अन्य नेता पुत्रों के लिए हासिल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। राजनीति में जुझारू व्यक्तित्व था अनुराग ठाकुर का, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ी छोटी सी उम्र में वो मुकाम राजनीति में हासिल कर लिया जो बड़े बड़े नेताओं के लिए पाना बहुत मुश्किल होता है। चाहे बीसीसीआई के चेयरमैन का पद हो, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद हो,
चाहे युवा नेता, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बनने की बात, अनुराग ठाकुर ने प्रत्येक सीढ़ी इस कदर चढ़ी, इस तरह चढ़ी कि लोगों को लगने लगा कि ये देश का आने वाले समय में भविष्य हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य हो सकता है। लेकिन इस बार जब अनुराग का पत्ता मंत्रिमंडल से कटा तो जानकारों ने इतना तक कहना शुरू कर दिया कि ये अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा और धूमल ग्रुप की गुटबाजी का शिकार हो गए। यानी कि मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तरजीह दी, वहीं अनुराग को राजनीतिक वनवास दी। वहीं उनके समर्थकों ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि भले ही अनुराग सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली हो, तरजीह नहीं दी गई हो, लेकिन संगठन में उन्हें बड़े पद में उनकी ताजपोशी हो सकती है। कई लोगों ने तो इतना अपने समर्थकों को समझाने के लिए इतना तक कहना शुरू कर दी कि अनुराग सिंह ठाकुर को हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाजपा का बना दिया जाए। लेकिन जानकारोों का, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अनुराग सिंह ठाकुर को नरेंद्र मोदी या अमित शाह संगठन में किसी उचित पद पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह समझिए कि अनुराग सिंह ठाकुर भले ही सत्ता से दूर हो, लेकिन संगठन में उनकी मौजूदगी उनके प्रतिनिधित्व को जरूर दर्शाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीतिक पंडित अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि अनुराग सिंह ठाकुर का ना तो हिमाचल की राजनीति में आज वो प्रभुत्व है, क्योंकि हिमाचल की राजनीति में ऐसे नेताओं ने अपना कब्जा जमा लिया है जो अनुराग सिंह ठाकुर के लिए कोई भी जगह कहीं पे भी खाली नहीं करेंगे। वहीं केंद्रीय नेतृत्व में भी अनुराग सिंह ठाकुर के लिए कोई जगह बनती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में अगर उनकी संगठन में वापसी नहीं हुई तो राजनीतिक पंडितों के अनुसार उनको राजनीतिक वनवास झेलना पड़ सकता है, या उनको 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद बनने वाले मंत्रिमंडल में अपनी जगह का इंतजार करना होगा। अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब चलिए रुख करते हैं दूसरी राजनीतिक शख्सियत विक्रमादित्य सिंह का। छोटी सी आयु, 35 वर्ष के हुए हैं अभी विक्रमादित्य सिंह। 2 बार से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। राजा वीरभद्र सिंह अपने मुख्यमंत्री रहते ही विक्रमादित्य सिंह को राजनीति में एडजस्ट करना चाहते थे या राजनीति में जमा देना चाहते थे। इस कदर से उनके पांव कि उनको आने वाले समय में कोई चैलेंज ना कर पाए। लेकिन क्या वो उस तरीके से राजनीति में स्थापित हो पाए, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह के स्वर्गवास के बाद प्रदेश में चुनाव हुए तो उसके बाद कांग्रेस ने अपने बूते बहुमत हासिल किया और कयास ये लगाए जा रहे थे कि राजा वीरभद्र सिंह के बाद कांग्रेस राजनीति की विरासत उनके ही परिवार को सौंपेगी। हो सकता है कि रानी प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का बना दिया जाए, या फिर विक्रमादित्य सिंह को भी ये जिम्मेवारी मिल सकती है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह बिल्कुल युवा थे। लेकिन ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने तरजीह दी सुखविंदर सिंह सुक्खू को। ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बड़े ही अच्छे संबंध हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से। उसके बाद हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने विक्रमादित्य सिंह को मुख्य मंत्रालय और कैबिनेट मंत्री तो जरूर बना दिया, लेकिन विक्रमादित्य सिंह अब इन सारे जमावड़े होने के बावजूद भी मंत्रिमंडल में अकेले पड़ते हुए दिखते हैं। भाजपा भी उन पर कोई हमला करने से चूकती नहीं है, और जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस हुआ तो कहीं ना कहीं उसके छींटे भी विक्रमादित्य सिंह के ऊपर पड़े और कांग्रेस हाईकमान तक यह संदेश पहुंचाया गया कि इस ऑपरेशन लोटस के पीछे विक्रमादित्य सिंह का हाथ था। अब इसमें कितनी सच्चाई थी या क्या हुआ ये तो हिमाचल के लोग और विक्रमादित्य सिंह ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन विक्रमादित्य सिंह के व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो आपने कोई कांग्रेस का नेता सुना है जो मंच में रैली पर चढ़ते ही सबसे पहले गर्व से कहता है जय श्री राम? जी हां,
जय श्री राम के नारे से अपनी रैली की शुरुआत करने वाले विक्रमादित्य सिंह अपने आप को गर्वित सनातनी कहते हैं और उन्हें अपनी पार्टी लाइन से हटकर भी हिंदुत्व का प्रचार करते हुए कई बार देखा गया है। वो हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हैं और देशवासियों के आगे, प्रदेशवासियों के आगे हिंदुत्व की राजनीति करने से बिल्कुल नहीं चूकते। वो कहते हैं कि मां भीमा काली का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है और मुझे प्रभु श्री राम का वंशज होने पर गर्व है। तो इस अंदाजे से आप विक्रमादित्य की राजनीति का अंदाजा लगा सकते हैं या विक्रमादित्य की राजनीति को समझ सकते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी कभी हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर पूर्णतः काबिज होने वाला राजा वीरभद्र सिंह का यह परिवार राजनीति में आज अकेला पड़ता हुआ दिख रहा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि राजनीति में अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि विक्रमादित्य सिंह के ग्रुप के या राजा वीरभद्र को फॉलो करने वाले जब भी कभी राजा वीरभद्र सिंह की हिमाचल की राजनीति में तूती बोलती थी, आज ज्यादातर विधायक उनके पाले से छूटकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हो गए हैं। क्योंकि सबको लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से एक स्थापित नेता हो गए हैं और सत्ता जहां होती है ज्यादातर लोग वहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि राजनीति में मैंने आपको पहले ही कहा है, राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं होता, राजनीति में कोई असूल नहीं होता, राजनीति में सिर्फ एक ही चीज की प्राथमिकता होती है, वो है सत्ता। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी बिल्कुल युवा ही कह सकते हैं, 60 साल की राजनीति उनकी हुई है और अभी आप देखें तो 15 से 20 साल अभी राजनीति में सुखविंदर सिंह सुक्खू ही मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, इस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो ये समझ के आप चलिए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू धीरे धीरे करके एक एक विधायक को राजा के पाले से या राजा विक्रमादित्य सिंह के पाले से या रानी प्रतिभा सिंह के पाले से छुड़ाकर अपनी तरफ ला रहे हैं और अकेले पड़ते जा रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। तो क्या विक्रमादित्य सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस चाल का शिकार हो जाएंगे और अकेले पड़ जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरीके से कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं, ऑपरेशन लोटस के बाद उन्होंने बहुत सारे सीनियर नेताओं को तो एक तरफ टिकाने लगा ही दिया है। अब उनके लिए एक ही चैलेंज बचे हुए हैं, वो है विक्रमादित्य सिंह। और विक्रमादित्य सिंह को भी आने वाले 1 से 2 सालों में वो बिल्कुल पार्टी में साइड लाइन लगा देंगे ताकि उनके लिए भविष्य में भी कोई चैलेंज ना रह जाए। अब क्या होगा, क्या राजनीति गुल खिलाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीतिक पंडित ये साफ तौर पर कह रहे हैं, राजनीति के जानकार ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह को भी आने वाले समय में राजनीतिक वनवास झेलना पड़ सकता है। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपको इन दोनों नेताओं के बारे में बताया। अब आने वाले वक्त में क्या राजनीति करवट बदलेगी उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।